अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम का आगाज करेंगे इंतहाई अफसोसनाक खबर से। अब से कुछ देर पहले कराची के इलाके साइट एरिया में राशन की फरामी के दौरान भगदड़ मची, जिसमें 11 अफराद जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे और 8 खवातीन शामिल है। और ये बताया जा रहा है कि उस एरिया में जहाँ पर ये राशन की फरामी हो रही थी, वहाँ से करंट लगा, जिसकी वजह से भगदड़ मची। 2 बच्चे नाले में गिरे और इसके अलावा जो स्टैम्पीड हुई उसमें बाकी लोग जो है वो उसमें जाँ बहक हुए। और पुलिस ने ये कहा गया है, पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि डाइंग फैक्ट्री थी जहाँ पे राशन की फरामी की जा रही थी और ना फैक्ट्री वालों ने ज़िले इंतज़ामिया को इस बात की इतला दी थी, ना पुलिस को इतला दी थी कि वो ज़कात की और राशन की तकसीम वहाँ पे करने जा रहे हैं। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि जो फैक्ट्री मैनेजर है उन समेत 3 अफराद को हिरासत में लिया गया है। ये पूरा मामला क्या है, इस वक्त अस्पताल की सिचुएशन क्या है और जाए हादसा पे क्या हो रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे राहिल सलमान ने, जो कि जाए हादसा पे मौजूद है। और इसके अलावा वकास अंगारिया हमारे साथ हैं, जो कि अब्बासी शहीद अस्पताल में है। सबसे पहले राहिल सलमान, जरा आप बताइएगा, इब्तदाई हमारे पास आई है, पुलिस कह रही है कि एक फैक्ट्री थी जहाँ पे राशन की तकसीम हो रही थी, ज़कात तकसीम हो रही थी, वहाँ पे भगदड़ मची है। कैसे हुआ ये पूरा मामला, क्या अब तक पता चला है? जी शहजाद साहब, वाक़या कुछ इस तरह से है कि आज शाम को ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पे साइट एरिया की एक फैक्ट्री में फैक्ट्री की मैनेजमेंट की जानिब से ज़कात और राशन तकसीम किया जा रहा था। तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद थे। कोई यहाँ पे हुकाम ये बताते हैं कि 400 से 500 अफराद यहाँ पर मौजूद थे और मैनेजमेंट की जानिब से किसी किस्म को इतला नहीं दी गई थी। तो इसे एक आम साइकी है कि हर आदमी उस वक्त ये चाहता है कि जल्द से जल्द वो सामान ले ले और इससे पहले कि वो सामान खत्म हो। तो उसी दौरान जो वो यहाँ पे तकसीम का सिलसिला जारी था कि अचानक भगदड़ मची है और उसमें ही फिर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें कि लोग उसमें फिर जख्मी होते चले गए और उसके बाद फिर वो दम तोड़ते चले गए। इब्तदाई तौर पर 3 हलाकतें हुई थी, फिर उसके बाद फिर हलाकतों की तादाद बढ़ती चली गई। उनको यहाँ पे मुख्तलिफ अस्पतालों में शिफ्ट किया गया और अब हतमी तौर पर जो हमारे पुलिस सर्जन से बात हुई डॉक्टर सुमैया तारिक, तो ये बताते हैं कि उन्होंने 11 हलाकतें कन्फर्म की हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में जो बॉडीज पहुंचाई गई। यहाँ पर एसएसपी किमाड़ी हमारी बात हुई फिदा हुसैन जावरी से, तो ये बताते हैं कि इब्तदाई तौर पर जो पुलिस को भी इतला मौसूल हुई थी वो यही थी कि भगदड़ मची है, लेकिन उस वक्त शुरू में कुछ ऐसी इतलात भी ये आ रही थी कि शायद पानी में डूबने से हलाकत हुई है, करंट लगने से हलाकत हुई है। चूंकि टैंक फैक्ट्री है तो यहाँ पे पानी की भी लाइनें थी, लेकिन उस दौरान फिर पता ये चला कि भगदड़ मचने के दौरान ही पानी की एक पाइपलाइन फटी है, जिसकी वजह से फैक्ट्री के अंदर पानी बहुत बड़ी मिकदार में जमा हो गया। तो इस वजह से वो मुख्तलिफ मुतज़ाद इतलात जो है वो उस वक्त फैलती चली गई। लेकिन पुलिस ने अब इस बात को अश्योर कर लिया, कन्फर्म कर लिया इब्तिदाई तहक़ीक़ात के बाद कि सिर्फ और सिर्फ भगदड़ मचने का ही ये वाक़या था, ना ही इसमें नाले की कोई छत गिरी, ना ही इसमें पानी में डूबने या करंट लगने से कोई हलाकत हुई है। तमाम तर हलाकतें सिर्फ और सिर्फ भगदड़ मचने से ही हुई हैं। 11 हलाकतें कन्फर्म कर रहे हुकाम, फैक्ट्री को सील किया जा चुका है, जबकि फैक्ट्री की मैनेजमेंट के 7 अफराद को हिरासत में लिया पुलिस ने। जो फैक्ट्री के ऑनर है वो इस वक्त उम्रे की अदायगी गर्ज से मुल्क से बाहर है। तो पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि जब वो बैरून मुल्क से वापस आ जाएंगे तो उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और जो उसूल है, जो कानून है, यहाँ पर IG सिंध गुलाम नबी मेमन की जानिब से वाज़ेह अहकाम है पूरे सिंध में, स्पेशली कराची में, क्योंकि कराची में जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा हम लोग इस तरह के वाक़ा देखते हैं कि रमज़ान मुबारक के दौरान उन मुख्तलिफ अफराद में मुखय्यर हज़ात की जानिब से राशन तकसीम किया जाता है, कैश तकसीम किया जाता है या किसी और सूरत में उनकी मदद की जाती है। तो उस मौके पर बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुंच जाते हैं, रश जो है बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो उस सिलसिले में जब भी कोई ऐसा इवेंट करे कोई भी आदमी, तो उसको जिले इंतजामिया को उसको पेशगी इतला देनी होती है, जबकि इसके साथ साथ पुलिस हुकाम को भी बताना पड़ता है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। DC किमाड़ी यहाँ पर पहुंचे मुख्तार अली अब्रो, तो उन्होंने भी बताया कि DC की इंतजामिया को जो है वो मैनेजमेंट ने नहीं बताया, जबकि SSP किमाड़ी यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने भी यही बताया कि फैक्ट्री की मैनेजमेंट की जानिब से पुलिस को किसी किस्म की कोई आगाही, कोई प्रेयर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। अगर इंफॉर्मेशन दी जाती तो यकीन तौर पर यहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी लगाई जाती और यहाँ पे मैनेजमेंट के भी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उसके लोग भी यहाँ पर मौजूद होते, तो शायद ये इतना बड़ा वाकया, इतना बड़ा हादसा पेश नहीं आता। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाकया कि जिसमें 11 अफराद अपनी जान से चले गए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। और अब तक जो है वो जो तहकीकात में पेशरफ्त हुई है वो ये है कि फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और अंदर जो है वो एविडेंस कलेक्ट कर लिए गए हैं और उस एविडेंस की बुनियाद पर ही अब ये बात इस्टेब्लिश हो गई है कि ये तमाम तर वाकया सिर्फ और सिर्फ भगदड़ मचने का ही था और ना ही इसमें कोई करंट से हलाकत हुई है, ना ही पानी में डूबने से कोई हलाकत हुई है। टैंक फैक्ट्री है, इसमें स्टार्ट में हमने देखा कि बहुत मिकदार में यहाँ पे पानी बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, पानी जो वो लाल हो रहा था। सही राइल, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। शायद जो है वो, और आप बता रहे थे कि जब यहाँ पे राशन तकसीम किया जा रहा था तो 400 से 500 अफराद वहाँ पे मौजूद थे और इनमें ज्यादातर तादाद खवातीन और बच्चों की थी।
जी हाँ, बिल्कुल, ये जो फैक्ट्री मैनेजमेंट की जानिब से इंतजाम किए गए थे, तो उनका यही कहना था कि सिर्फ खवातीन और बच्चे यहाँ, और चूंकि मर्द अगर बहुत ज़्यादा तादाद में आ जाते तो यकीनी तौर पे यहाँ पे जो वो सूरत-हाल इससे कई ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती थी। तो जो मर्द हज़रात थे तो उनको फैक्ट्री के बाहर ही रखा गया था, उनको बाहर ही खड़ा किया गया था। सिर्फ फैक्ट्री के अंदर खवातीन और बच्चों को ही अंदर आने की इजाज़त थी। वो बच्चे जो है वो चूंकि खवातीन से ज़्यादा अटैच होते तो वो बाहर रुकते नहीं है, कुछ बच्चे बाहर रुक गए थे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में बच्चे भी अंदर अपनी माओ के साथ, खवातीन के साथ मौजूद थे। इसकी वजह से ये राहिल, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमारे साथ वक्कास अंगारिया भी मौजूद है जो कि अब्बासी शहीद अस्पताल के बाहर है। वक्कास, सर आप बताइएगा क्या इस वक्त तफसीलात है, क्योंकि कुछ देर पहले ये खबर भी आई थी कि अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कितने जख्मियों को और कितनी बॉडीज को इस वक्त लाया गया अब्बासी शहीद अस्पताल? जी, इब्तदाई तौर पे वाक़ये के फ़ौरन बाद ही यहाँ पे लाशों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। जो 11 हलाकतें थीं उनमें से 2 जो लाशें थीं वो सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई थीं, जबकि 9 लाशें जो हैं वो अब्बासी शहीद अस्पताल में लाई गई थीं। जब हम अब्बासी शहीद अस्पताल पहुँचे तो यहाँ पे 9 लाशों में जो 6 ख़वातीन थीं, जिसमें से 3 बच्चे थे। जिसके बाद सिविल अस्पताल से जो एक लाश थी वो दोबारा अब्बासी शहीद लाई गई और एक लाश जो है वो लवाहिकीन अपने साथ ले गए। तो कुल 10 लाशें जो हैं इस वक्त थोड़ी देर पहले तक अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद थीं, जबकि 6 के करीब ज़ख्मी जो थे वो हमने ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी में हमने वहाँ गए, हमने उनसे बात की और उनसे जाना कि क्या मामला था। इस पर पेशरफ्त ये है कि इन 9 लाशों में से जो 2 बच्चियां हैं, जिसमें से एक बच्चा है। ईदी के जो ज़राए हैं, फैसल ईदी साहब यहाँ पर मौजूद है। फैसल ईदी से भी हमने जब बात की तो फैसल ईदी ने भी ये बात कंफर्म की कि ये तमाम की तमाम लाशें जो हैं वो ख़वातीन की हैं। सिर्फ एक बच्चा है जो यहाँ पे जिसकी जो है वो लाश यहाँ पे लाई गई थी। जब ज़ख्मियों से हमने बात की, ये पूछा कि मामला हुआ क्या था, तो उनमें उनका कहना था कि कई 100 के करीब वहाँ पर लोग मौजूद थे, जिसमें से बेशतर ख़वातीन थी और बच्चे थे। तो जैसे ही फैक्ट्री का गेट खुला है तो तमाम के तमाम लोग जो है वो अंदर दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की, जिसके बाद भगदड़ मची है और भगदड़ मचने के बाद जो है वो यहाँ पर ये वाक़या, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जबकि यहाँ पे जो लवाहिकीन थे उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि वहाँ पर पुलिस ने उनका ये कहना था कि पुलिस की जानिब से भी उनको जो है वो थप्पड़ें मारी गई हैं और उनके साथ जो है वो किसी किस्म की ज़्यादती की गई है। इसके अलावा अब जो हालिया भी मामला ये हुआ है कि उन तमाम की तमाम लाशों में से 7 लाशें जो हैं वो यहाँ से मुंतकिल हो चुकी हैं। 5 लाशें लवाहिकीन ले जा चुके हैं, जबकि 2 लाशें जो हैं वो छीपा सर्द खाने मुंतकिल हो गई हैं। 2 लाशें अब मौजूद हैं जो यहाँ से मुंतकिल होनी हैं। बाकी कार्रवाई क्या होगी फैसल ईदी के मुताबिक वो अब हतमी नहीं है, हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि अब इसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वक्कास, आप हमारे साथ थे। राहिल सलमान, आप हमारे साथ थे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इन हाकिया है कि समझ नहीं आता किसको ब्लेम किया जाए, क्योंकि मुल्क में गुर्बत तेज़ी से बढ़ रही है, महंगाई इतनी हद को पहुंच चुकी है कि यूटिलिटी स्टोर्स में भी जो कीमतें हैं वो एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं रही हैं। जो मुखर्रिर हजरात हैं वो कोशिश करते हैं कि ज़कात तकसीम करें या राशन तकसीम करें, ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के महीने में, ताकि लोगों की मदद की जा सके। जो लोग लेने जाते हैं वहाँ पे वो जज्बाती होते हैं, वो चाहते हैं कि उनको पहले राशन मिल जाए, उनको पहले पैसे मिल जाए, इसलिए वहाँ से हम कभी देखते हैं कि भगदड़ शुरू हो जाती है। जो मुखर्रिर हज़रात रहे उनकी नीयत बेशक अच्छी हो, लेकिन जैसे कि हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि उस इलाके में पुलिस का ये कहना है कि पेशगी इतलात नहीं दी गई थी, ना ज़िले इंतज़ामिया को ना पुलिस को। तो बेहतर है कि अगर आप चाहते हैं ये सूरत हाल अच्छी तरह मैनेज हो, तो अगर ज़िले इंतज़ामिया को पहले इन्फॉर्म कर दिया जाए तो शायद उसको ज़रा बेहतर तरतीब से ये मामला किया जा सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो गरीब आवाम है उनकी मदद की जाए, तो उनकी मदद ज़रूर करें, लेकिन इसको मैनेज बेहतर तरीके से किया जाए ताकि किसी का जानी नुकसान ना हो, जो आज इतनी बड़ी तादाद में हुआ है। और ये मामला तो आज प्राइवेट कंपनी का है, लेकिन हुकूमत को भी इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि इस वक्त जो वो सस्ता आटा या मुफ्त आटा तकसीम कर रहे हैं, वहाँ पे भी मिसमैनेजमेंट के हमें कई इंसिडेंट्स नज़र आए, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या पंजाब में हो, कि लोग आटा लेने जाते हैं, सस्ता आटा, मुफ्त आटा, और वहाँ पे भगदड़ मचती है। कभी पुलिस की तरफ से बदतमीज़ी की जाती है, कभी पुलिस की तरफ से गलत सलूक किया जाता है, कभी लोग वहाँ पर जज्बाती हो जाते हैं। तो ये बेहतर होगा कि हुकूमत भी नज़रसानी करे अपने इस पूरे मनसूबे पर। BISP का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, रकम उन लोगों को ऑलरेडी दी जाती है जो मुस्तहिक है, तो बजाय इसके कि लाइनें लगवाएं, उनसे पूरा दिन वो खड़े रहें, तशहीर करें इस बात की कि हम सस्ता आटा या मुफ्त आटा दे रहे हैं,
बेहतर होगा कि जो BISP का डेटा है उसको इस्तेमाल करें और जो रकम आप उनको दे रहे हैं उस रकम में इजाफा कर दें ताकि आसानी लोगों की आप मदद कर सकें। सिर्फ तशहीर करना, लोगों को वहाँ पे बुलाना जहाँ पे इस तरह के इंसिडेंट हो, इससे अवॉइड करने की ज़रूरत है। और ये आज तो प्राइवेट एक वाक़या था, प्राइवेट कंपनी थी जो कि ये राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, लेकिन इस क्या हमने देखे। और आप फ़र्क सिर्फ ये देख लीजिए कि आज शहबाज शरीफ साहब जब वो वहाँ पे मौजूद थे, विजिट करने आए थे, राशन तकसीम हो रहा था, आटा तकसीम हो रहा था, तो वहाँ का माहौल देख लें। वहाँ पे ACs भी लगे हुए थे, इंडोर एनवायरनमेंट था, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था क्योंकि वज़ीर आज़म ने वहाँ पर होना था। लेकिन जो आज आपने तस्वीर देखी है, रोज़ आप वैसी तस्वीर नहीं देखते। रोज़ आप देखते हैं कि खुले मैदान में जब राशन बांटा जाता है, जब तकसीम किया जाता है, तो वहाँ किस तरह के एनवायरनमेंट होता है, भगदड़ मचती है, लोग होते हैं, बड़ी तादाद में होते हैं। वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं होता, वहाँ पे हादसात हो सकते हैं जो कि हमने देखे हुए हैं। इसलिए आज जो हमने देखा, वज़ीर आज़म जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और वहाँ का दौरा कर रहे थे, मुख्तलिफ हालात थे, मुख्तलिफ जगह थी, बिल्कुल उसको बाकायदा कंट्रोल किया गया था जगह को। तो इस पर हुकूमत को नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि बासानी कैसे आप लोगों की मदद कर सकते हैं। BISP का डेटा है उसको इस्तेमाल करें, उसके थ्रू मदद फराम करें, बजाय इसके कि तशहीर करें सिर्फ और लोगों की लाइनें लगवाएं कि पूरा पूरा दिन लग जाए किसी को एक आटे की बोरी लेने के लिए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पंजाब और KPK में 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने का मामला सियासी और आईनी बहरान के बाद अदालती बहरान में बदल गया है। सियासी बहरान से पैदा होने वाले आईनी बहरान के बाद जिस इदारे से बहरान खत्म होने की उम्मीद थी, अब उसी इदारे में इख्तलाफ राय के बाद मामला सुलझने के बजाय मजीद उलझ गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस मामले पर सुमोटो लेने और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंचेस बनाने और तब्दील करने के इख्तियारात पर हुकूमत और जजेस की तरफ से मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। अब तक 2 जजेस इलेक्शन के इल्तवा से मुतल्लिक केस में बेंच से खुद को अलग कर चुके हैं। कल जस्टिस अमीनुद्दीन ने खुद को यह मुकदमा सुनने वाले 5 रुकनी बेंच से अलहदा किया था और आज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी अपने आप को इस बेंच से अलहदा कर लिया है, जिसके बाद अब मामला यह है कि 90 रोज में इलेक्शन से मुतल्लिक जिस मामले की समाअत 9 रुकनी बेंच से शुरू हुई थी, अब इसकी अमल दरामद का मामला सिर्फ 3 रुकनी बेंच देख रहा है। जबकि असेंबलियों को तहलील हुए 2.5 माह गुजरने के बाद भी ना अब 30 अप्रैल को इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं, ना ही मुसलसल मुतालबात के बावजूद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से फुल कोर्ट बनाने का कोई इम्कान नजर आ रहा है। अहम बात यह है कि 2 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हाफिज कुरान केस में पार्लियामेंट की जानिब से नए अदालती रूल्स बनाए जाने तक आर्टिकल 184(3) के तमाम केसेस को मुलतवी करने का फैसला जारी किया था, जिस पर आज सुबह इलेक्शन इल्तफा केस की समाअत शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया कि जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले में आर्टिकल 184(3) पर ऑब्जर्वेशन खुद नोटिस में आती हैं। 2 जजेस का फैसला कानूनी तौर पर दीगर बेंचेस पर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ये 5 रुकनी बेंच के फैसले के बरक्स है, जो ये करार दे चुका है कि असखुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है और सिर्फ वही इस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आज जब सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच केस की समाअत के लिए पहुंचा, तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्टरम पर आए, मगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपसे पहले जस्टिस जमाल मंदोखेल कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बेंच में बैठने से माजरत करते हुए कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने केस सुनने से माजरत की। जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले के बाद हुक्मनामे का इंतजार था, मगर मुझे अदालती हुक्मनामा कल घर में मौसूल हुआ। जस्टिस मंदोखेल ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि बेंच उठने के बाद अपने चेंबर में इंतजार करता रहा, मगर चीफ जस्टिस की जानिब से मजीद कार्रवाई की कोई मालूमात नहीं मिली। हुक्मनामा खुली अदालत में नहीं लिखवाया गया और ना मुझसे मुशावरत की गई। जस्टिस मंदोखेल ने लिखा कि बेंच के 3 मेंबरान ने न जाने किन वजूहात की बिना पर मुझे मुशावरत में शामिल करना जरूरी नहीं समझा। 1 मार्च का अक्सरियती अदालती हुक्म अभी तक जारी नहीं किया गया। 1 मार्च के हुक्मनामे के मामले पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। सियासी जमातों के वकला ने भी यह मामला उठाया, लेकिन बेंच के अरकान ने जवाब नहीं दिया। जस्टिस मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट में कहा कि इन हालात में बेंच का हिस्सा रहना मुनासिब नहीं। वो बेंच का हिस्सा रहकर अपने साथी जजेस को मुश्किल में नहीं डालना चाहते। मौजूदा केस में अहम आईनी अमूर ज़ेरे बहस हैं, इसलिए यह आईनी अमूर फुल कोर्ट की सूरत में मुश्तरका दानिश से हल होना चाहिए। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि फुल कोर्ट जब भी बनेगा उसके लिए वो दस्तयाब होंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो दुआ है कि साथी जजेस जो फैसला देंगे वो आइन की बालादस्ती कायम करेगा। जस्टिस मंदोखेल ने चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया, जबकि उनके बेंच से अलहदा होने के बाद दोपहर 2 बजे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के 3 रुकनी बेंच ने दोबारा समाअत शुरू की, तो पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल हसन रजा पाशा ने भी एक बार फिर चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा
और रिमार्क्स दिए कि आपको कुछ देर बाद सुनते हैं। हसन रजा पाशा ने इस्तदा की कि अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं बन सकता तो फुल कोर्ट इजलास कर लें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस हवाले से हम सोच रहे हैं। अहम बात यह कि पिछली समातों में चीफ जस्टिस मुतअद्दिद बार सियासी जमातों को सियासी दर्जा हरारत कम करने की तलकीन कर चुके हैं, जिस पर हुकूमत की जानिब से जवाब में ये बातें सामने आई है कि पहले सुप्रीम कोर्ट तो अपना हाउस इन ऑर्डर करे, जिस पर आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जजेस में इख्तलाफात राय से मुतल्लिक तफसीली रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जहां तक जजेस के ताल्लुकात की बात है तो जजेस के आपसी ताल्लुकात अच्छे हैं। जजेस की शाइस्ता गुफ्तगू पहले भी हुई और बाद में भी हुई, लेकिन कुछ नुकात पर आपस में गुफ्तगू नागुज़ीर है। कुछ ऐसे सियासी मामला सामने आए हैं जिस पर मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से तड़का डाला गया। मामला सिर्फ बैरूनी इमेज का होता तो हमारी जिंदगी पुरसुकून होती। मीडिया वाले भी बाज औकात कुछ भी कह देते हैं और अक्सर झूठ भी होता है, मगर अदालत ने सारे मामले पर तहम्मुल का मुजाहरा किया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि कुछ लोग चंद जजेस पर तनकीद कर रहे हैं तो कुछ दूसरे जजेस पर। हम इस मामले को भी देख रहे हैं। समाअत के बाद कुछ लोगों से मुलाकात करूंगा। उम्मीद है पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे के बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान रोस्टम पर आए। उन्होंने अदालत से गुजारिश की कि पहले सियासी दर्जा हरारत कम होने दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दर्जा हरारत कम करने के लिए आपको हिदायत देने का कहा था, इस पर आपने क्या किया? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिर्फ वक्त दरकार है, वक्त के साथ ही दर्जा हरारत कम हो सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि असेंबली की मुद्दत 5 साल की होती है, लेकिन हाउस के सरबराह को तहलील का इख्तियार है। असेंबली तहलील होने से लेकर अब 90 दिन का वक्त अप्रैल में खत्म हो रहा है। सदर को इलेक्शन कमीशन ने हालात नहीं बताए। सदर को अगर हालात से आगाह किया होता तो शायद 30 अप्रैल की तारीख ना आती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अदालत के सामने मसला 8 अक्टूबर की तारीख का है। अदालत को ठोस वजह बताएं या डायलॉग शुरू करें। एक फरीक पार्टी चेयरमैन की गारंटी दे रहा है, शायद हुकूमत को भी माजी भुलाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि असेंबलियों की मुद्दत वैसे भी अगस्त में मुकम्मल हो रही है। अगर हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हो तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे, लेकिन अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो आईनी किरदार अदा करेंगे। अदालती फैसला देखकर आप कहेंगे कि बाइख्तियार फैसला है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि जजेस तो तनकीद का जवाब भी नहीं दे सकते। जजेस की अंदरूनी गुफ्तगू अवाम में नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने भी एक बार फिर चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फुल कोर्ट का मामला मेरे जहन में था, लेकिन फुल कोर्ट की तश्कील से पहले कुछ अवामिल को देखना जरूरी है। इस दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जज्बाती भी हुए और चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट ना बनाने की वजूहात बताते हुए कहा कि एक अमल यह होता है कि मामूल के मुकदमात मुतासिर ना हो। बाज़ औक़ात तमाम जजेस प्रिंसिपल सेटअप पर दस्तयाब नहीं होते। गुज़िश्ता हफ्ते कोयटा, कराची और लाहौर में भी बेंचेस थे और इस हफ्ते भी लाहौर में बेंच था। 9 रुकनी बेंच तश्कील देते वक्त तमाम जजेस के बारे में सोचा था। अहम बात यह कि कुछ रोज पहले जस्टिस मज़ाहिर नकवी की परवेज इलाही के साथ एक मुबीना ऑडियो सामने आई थी, जिसके बाद हुकूमत ने उनकी बेंच से अलहदगी का मुतालबा किया था, मगर आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी का दिफा किया। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप पूछ सकते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बेंच में क्यों शामिल किया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शामिल करना खामोश पैगाम देना था। 2019 से 2021 तक जस्टिस फाइज ईसा फुल कोर्ट केस चला और अदालत को सजा मिली। सियासी मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुनी सुनाई बातों पर निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट मुत्तहद थी और कुछ मामलात पर अब भी मुत्तहद है। अदलिया किस तरह मुतासिर हो रही है कोई नहीं देख रहा। अहम ओहदों पर तैनात लोग किस तरह अदलिया को निशाना बना रहे हैं। मुझे कहा जा रहा है कि एक और जज को सजा दें, जाकर देखें तो सही कि उनके शवाहिद क्या हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून पर बात करेंगे तो मैं बतौर जज सुनूंगा, मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो फिर मेरा सामना करना पड़ेगा। मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो कुछ किया पूरी ईमानदारी से अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर किया। टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन की मंशा है कि असेंबली तहलील हो तो 90 दिन में इंतखाबात हो। 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो सकते तो मजीद कितने दिन दरकार होंगे। फुल कोर्ट की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट की दरख्वास्त आपका हक है, लेकिन कोई ज़ाब्ता और कानून फुल कोर्ट बनाने की इजाज़त नहीं देता। अवाम जानना चाहते हैं कि इलेक्शन कब होंगे। पुरअमन इंतखाबात के लिए वसाइल की ज़रूरत हुई तो उसका हुक्म देंगे। अगर अफवाज पाकिस्तान को बुलाना पड़ा तो उसका भी हुक्म जारी किया जाएगा। सियासी जमातों ने दी गई गारंटी की खिलाफ वर्जी की तो नताइज भुगतना होंगे। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दर्जा हरारत कम करने की गारंटी नहीं देती तो ये नामुनासिब होगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को आइंदा समाअत पर तलब करते हुए पीर तक समाअत को मुलतवी कर दिया। समाअत के बाद वफाकी वज़रा ने इस मामले पर भी चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया है।
अपील करूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बिलखसूस कि इंसाफ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नज़र आना चाहिए। अब अगर फुल बेंच बैठ के इस मामले को डिसाइड नहीं करेगा, इंसाफ तो शायद हो लेकिन इंसाफ होता नजर नहीं आएगा। ये 3 जजेस ने आज अगर ये फैसला सुनाया, वो बेंच जो कोई जज सुनना नहीं चाहता, जजेस खुद माजरत कर रहे हैं जिस बेंच से, वो इतना कंट्रोवर्शियल बेंच हो चुका है। वो जज साहब जो इस समात में मौजूद ही नहीं थे साहब, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेंच में कैसे हो सकते हैं? अगर इस 3 बेंच ने इस फैसले का आज फुल कोर्ट बनाने की बजाय फैसला किया तो इसको कौन मानेगा? ये भी एक सर्कुलर के जरिए कलअदम करार दे दिया जाएगा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सियासतदान भी मिल बैठे, हमने कभी उससे इनकार नहीं किया। आप यही बात जब सियासतदानों से कहते हैं तो यही असूल आपको अपने अदारे पे भी लागू करना है और गुफ्तो शनीद के साथ आप इज्तमाई सोच को रास्ता दें। एक पॉलिटिकल मीटिंग इस हवाले से भी रखी है ताकि ये फैसला हो सके कि इन मौजूदा हालात में इस केस की समाअत 3 रुकनी बेंच अगर करेगा तो क्या उससे वो जो फैसले हैं उनको पॉलिटिकली या उनका जो असल मानों में जो तलाक है वो क्वेश्चन ना हो जाए। कोलिशन गवर्नमेंट के पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बैठेगी और वो आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। वफाकी वजीर कानून बता रहे थे कि वजीर आजम ने कल इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया है जो सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले मामलात पर मुस्तकबिल के लाएअमल का ऐलान करेगा। जबकि वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने तंजिया ट्वीट में कहा है कि इमरान खान नियाजी, बाबर रहमान और फवाद चौधरी का 3 रुकनी बेंच कैसा रहेगा, जिस पर नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने लिखा कि अभी भी यही समझें, जिसके अपने ब्रदर जजेस उस पर अदम एतमाद कर दें और सवालात उठा दें, उसके दिए गए फैसले की ना कोई कानूनी हैसियत होगी ना इखलाकी। वन मैन शो तबाही का बायस बनेगा। जबकि दूसरी तरफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ट्वीट किया कि नून लीग ने जैसे 1997 में नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करने वाले चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह पर हमले किए, सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोला, वैसे ही एक मरतबा फिर ये सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को धमकी दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जरूरत पड़ने पर पूरी कौम आइन, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी की दिफा के लिए सड़कों पर निकलने की तैयारी करे। हम इन तमाम सियासी जमातों से बात करेंगे जो इस साजिश के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया गया है कि फुल कोर्ट बनाया जाए और यह भी कहा गया है कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनाया गया तो जो फैसला होगा ना उसकी कोई कानूनी हैसियत होगी ना कोई उसकी इखलाकी हैसियत होगी। और यह भी कहा गया है कि अगर फुल कोर्ट के बजाय 3 रुकनी बेंच ये फैसला देगा तो फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, वो फैसला नहीं माना जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट अब तक रिजेक्ट कर चुकी है इस इस्तिदा को, फुल कोर्ट बनाने की इस्तिदा को। इस पर मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने। आजम नजीर तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज अदालत में ये इस्तदा की गई, पहले पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से और फिर अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि फुल कोर्ट इस मामले पे बना दिया जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अदालत और बेंच जो है इस इस्तदा को पूरा करेगा और फुल कोर्ट बनेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब जो 3 रुकनी बेंच है वही इस केस को सुनेगा और वही इस केस का फैसला देगा। क्या मौक़िफ़ है हुकूमत का इस पर? देखिए शहजाद साहब, मैं इस पर बात करके आया हूँ सुप्रीम कोर्ट से। जब मैं निकला था, मैं कुछ अपनी लीगल टीम से मुशावरत के लिए वहाँ बैठा था, तो निकलते हुए राना सनाउल्लाह साहब और मरियम औरंगजेब साहब थी मेरे साथ। देखें, अदालत को इस केस की जो सेंसिटिविटी है वो भी सामने रखनी चाहिए, जो इवेंट्स हुए हैं पिछले 2-3 हफ्तों में वो भी सामने रखना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब के लिए अब अज़हद ज़रूरी है कि क्योंकि उनके अपने घर के अंदर से आवाज़ें उठी हैं और सिर्फ उनके एंटी रूम में यानी जो जजेस लाउंज की ये गुफ्तगू नहीं है। अब ये अदालती फैसले बोल पड़े हैं, उसमें पहले 9 रुकनी बेंच के 2 जज साहबान की राय आई, उसके बाद उसी 9 रुकनी को जब 5 रुकनी किया तो दोबारा 2 और जज साहबान की राय आई। मैंने भी कहा कि ये 4-3 से डिसमिस हुई हैं, उस पर कुछ लोगों ने हंसी मजाक भी किया, लेकिन फाइनली वो 4 जज साहबान ने कहा कि ये क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और फंडामेंटल राइट्स के क्राइटेरिया पे नहीं होता था, लेट हाई कोर्ट्स डिसाइडेड। उसके बाद दोबारा जब बेंच बना तो मेरे ख्याल में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दोबारा वो 7 रुकनी बेंच ही आएगा, लेकिन वो नहीं बैठा।
5 रुकनी बेंच जो बना उसमें से भी अब 2 जो जज साहबान हैं वो रिक्यूज कर गए हैं, जो रिसेंट एक जजमेंट आई है उस पर पार्लियामान में एक कानून मंजूर हो चुका है। ये हाई टाइम है चीफ जस्टिस साहब के लिए कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठे, पहले फुल कोर्ट मीटिंग करें और फुल कोर्ट मीटिंग में एक लार्जर बेंच बैठे, वो लोग जिन पे एतराजात हैं, जिन्होंने रिक्यूज किया रजा कराना, वो उससे अलग रहे, बाकी सारी अदालत बैठ के जो फैसला करेगी वो सारा आंखों पे आएगा। किसी की मजाल नहीं है कि उसके आगे कोई तनकीद या कोई तहरीफ या कोई और बात करे। आजम साहब, आज मरियम औरंगजेब ने भी और राना सनाउल्लाह ने भी ये कहा है कि फुल कोर्ट बनना चाहिए। अगर 3 रुकनी बेंच फैसला करेगा वो फैसला तस्लीम नहीं होगा, फुल कोर्ट बनेगा तो ही फैसला तस्लीम किया जाएगा। अब ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि ये इख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट का है। आज भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि आप दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन बनाना है फुल कोर्ट बेंच या नहीं बनाना ये तो फिर उनका इख्तियार है। और उन्होंने कहा है कि कुछ अवामिल हैं जिनको देखना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा कि दूसरे जो मामूल के केसेस हैं वो मुतासर ना हो। तो स्वादी तो ये चीफ जस्टिस की है, ये कैसे हो सकता है कि आप कहें कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा तो फैसला नहीं माना जाएगा? आम हालात में तो ये बात हो तो समझने में आती है, लेकिन देखिए शहजाद साहब, अगर हमने इदारे की तकरीम को, तकद्दुस को, अदारे के वकार को बहाल रखना है, डिग्निटी ऑफ कोर्ट को सामने रखना है, ये मेरे ख्याल में नाजुक तरीन दौर है। और चीफ जस्टिस साहब को अब ये जो कहते हैं ना कि दिल बड़ा करके ये फैसला देना होगा, उन्हें इज्तिमाई सोच को रास्ता देना चाहिए और सबको बिठाएं। पहले भी उन्होंने 2 दिन में केस सुन लिया था, अब भी ये कोई 2 महीने नहीं लगेंगे, ये 2-3 रोज का केस है, प्रोवाइडेड के सारे इकट्ठे बैठ जाए। उसकी वजह से जो एक बहरानी कैफियत है ये खत्म होगी। मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि इस वक्त वहाँ पे भी इख्तलाफी राय हैं और उन आरा को रास्ता मिलना चाहिए। सारों को एक जगह पे बैठ के इस सारे मामले को हल करना चाहिए। आधी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 184(3) में ऐसे मामला हम नहीं सुन सकते, हाई कोर्ट्स करें। आधी सुप्रीम कोर्ट जो है वो खामोश है या वो बेंच में बैठ के कहते हैं कि जी हम ये ऑर्डर कर सकते हैं। तो क्या ही भला हो कि इसको आप अक्सरियती राय देने के लिए जो कलेक्टिव विजडम है वो नजर आए, इसको इस तरह से हल करें कि सारों के लिए विन विन हो। तो आजम साहब, अगर ये 3 बेंच ही रहते, ये बहरान मजीद अगर ये डीप होता है क्राइसिस, तो ये बहुत नुकसानदेह है सबके लिए। तो 3 मेंबर बेंच ही अगर रहता है और पीर के दिन कोई फैसला आ जाता है तो फिर हुकूमत उस फैसले को एक्सेप्ट नहीं करेगी? देखिए शहजाद साहब, मैं तो क्योंकि एक ट्रेंड लॉयर हूँ, मैं जब तक ये कैबिनेट ना बैठ जाए, जब तक तमाम जो हमारे खलीफ जमातों के सरबराहान ना बैठ जाएं, ये मैं अकेला ये फैसला सादर नहीं कर सकता। लेकिन मुझे हालात कुछ ऐसे लग रहे हैं और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रहने वाला हर वो ज़ी-शऊर शख्स जो इस केस को फॉलो कर रहा है, वो आज इस बात से खड़ा है कि अब इसे 3 जज साहिबान के बेंच में अगर डिसाइड किया जाएगा तो उसके बहुत सारे असरात आएंगे, वो मुनासिब नहीं होगा। वो जो कहते हैं ना जुडिशल प्रोपराइटी, ये डिमांड करती है कि इसको लार्जर बेंच में ले जाया जाए और कलेक्टिव विजडम को रास्ता दिया जाए। अच्छा, आज एक तो बेंच पर भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मीडिया पर भी बड़ी तनकीद हो रही है, सियासी हलकों में बड़ी तनकीद हो रही है। कुछ एक जमात है जो कुछ जजेस पे तनकीद कर रही है, कुछ जमातें कुछ और जजेस पे तनकीद कर रही हैं। आज इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया। उन्होंने कहा 1997 में जब नवाज शरीफ पे तौहीन अदालत की दरख्वास्त पे समाअत होनी थी, तो जो उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के साथ किया गया, उनकी कोर्ट पर धावा बोला गया, ये बिल्कुल वही दोहराया जा रहा है नून लीग की तरफ से इस मौजूदा चीफ जस्टिस को टारगेट करके। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वहां पे भी वो हालात जो थे, वो जो भी थे और जिस तरह भी थे, वहां पे भी आपके सामने है कि तारीख ने वो सारा कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है। आज मैं समझता हूँ जितना तहम्मुल का मुजाहरा है, ये 4थी दफा है कि हुकूमती जो इत्तेहाद है वो जाके हाथ खड़े करता है। इवन बार के एल्डर जाते हैं, 7 साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार के गए और उन्होंने कहा जब पंजाब असेंबली का केस आया था कि जी आप इसे फुल कोर्ट में ले जाएं, क्योंकि 63 में जो आइन री राइट हुआ है उसकी दुरुस्तगी भी होनी है। तब भी ये बात नहीं सुनी गई। काश उस टाइम पे सुन ली जाती, आज ये सूरत हाल ना बनती। मैं आज भी कहता हूँ बतौर एक वकील के, बतौर लॉ मिनिस्टर के, बतौर पाकिस्तान के शहरी के, खुदारा कलेक्टिव विजडम को रास्ता देने से मसले हल होंगे, चीज़ों को अंडर द कारपेट करने से मसले हल नहीं होंगे।
आजम साहब, एक तो ये मामला जो इस वक्त गया हुआ है, ये एक सियासी मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात चाहती है 2 असेंबलियों में, आप लोग चाहते हैं कि 2 असेंबलियों के इंतखाबात उसी वक्त हो जब बाकी असेंबलियों के इंतखाबात होंगे। तो इसलिए जो मामला है वो पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ भी जा सकता है, जिसका बार बार इशारा इन समातों के दौरान दिया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से, और आज भी कहा गया कि आप मामले को खुद सेटल करें, पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करें। वो कह रहे हैं कि माजी की गलतियों को भुलाएं। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है वो यकीन दहानी देने को तैयार है। बार बार वो अटॉर्नी जनरल से पूछ रहे हैं कि आप भी हुकूमत से यकीन दहानी लेके दें कि क्या इसको सेटल किया जा सकता है सियासी बुनियाद पर, क्या पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम किया जा सकता है ताकि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। तो क्या हुकूमत यकीन दहानी देने के लिए तैयार है? वो कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब देने के लिए तैयार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शहजाद साहब, ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बताएं कि जो ये कहने वाले हैं, जो ये पूछने वाले हैं, जो हदायत देने वाले हैं कि आप सारे इकट्ठे बैठें और किसी कंसेंसस पे जाएं, मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ के ये इस्तदा कर रहा हूं कि खुदारा आप पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करें। जब आप इकट्ठे बैठ के ये बात करेंगे, किसी की मजाल नहीं होगी कि इस बात के आगे आंख उठा सके। कहने वालों को जिस बेंच के कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से इस वक्त शोरो होगा है या हाथ उठाए जा रहे हैं कि खुदारा इसको आप लार्जर बेंच में कन्वर्ट करें, ये 9 से 3 पे आ गया है, तो मैं समझता हूं कि इनकी तरफ से आई हुई बात सर आंखों पे हमारे पड़े हैं, उनकी इज्जत तकरीम सारा, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन की भी एक इज्जत है, अदारे को भी एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी आप समझते होनी चाहिए। और आजम साहब, लेकिन अगर इसमें फुल कोर्ट बन भी जाता है तो जो हुकूमत की राय है इलेक्शंस के हवाले से, जो आप खुद कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन साथ हो, तो फुल कोर्ट भी अगर ये राय देता है कि 5 महीने की ताखीर नहीं हो सकती इलेक्शंस में, इसको जल्द से जल्द करवाया जाए, तो इस पर भी आप मुत्तफिक तो नहीं होंगे? आप तो पोजीशन ले चुके हैं पहले ही, इस कानूनी कार्रवाई से पहले ही, कि इलेक्शन नहीं होंगे अक्टूबर से पहले। देखें, ये हमारी एक इस्तदा है, हमारी राय है, हमारी ख्वाहिश है, और ये पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम और सियासी मुस्तकबिल के लिए हम ये राय दे रहे हैं। वरना ये 224 आर्टिकल की जो सारी रूह है वो डिफीट हो जाएगी, और फॉर ऑल टाइम्स टू कम पंजाब रेगुलेट करेगा पाकिस्तान की कौमी असम्बली को, क्योंकि पंजाब में पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी, वो शोर मचा करेगा। छोटे सूबे दीगर जमातें जिसकी हुकूमत नहीं होगी वो शोर मचाएगा जी। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ ये तो हमारी एक राय है। लेकिन आजम साहब, इस पे एक सवाल कर लूँ। ये जो आपकी राय है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रीजन दिए हैं इलेक्शन को मुलतवी करने के, उसमें ये नहीं है। उन्होंने 3 वजूहात दी है, सिक्योरिटी, फंड्स, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद हमें कहा है बेरेस्ट मिनिमम टाइम। तो ये जो आप केयरटेकर सेटअप वाली बात करते हैं या आपकी हुकूमत सेंसस की बात करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रीजनिंग में उसको मेंशन नहीं किया है कहीं पे भी। आप बिल्कुल बिजा कहते हैं, मैं इलेक्शन कमीशन का केस नहीं कर रहा, मैं आपको अपनी राय दे रहा हूं और हुकूमत की राय दे रहा हूं। हुकूमत ये समझती है, या हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातें ये समझती है, मैं जरा बात को मजीद वाजे कर दूं, सियासी जमातों ने इलेक्शंस में हिस्सा लेना है। सेंसस वाला मामला हो गया, एक वक्त पे इंतखाबात का मामला होगा, कंड्यूसिव माहौल में इलेक्शन का मामला हो, केयर टेकर की निगरानी में हो, ये सब सियासी जमातों के वैलिड कंसर्न हैं। अगर 63A की तशरीह करते हुए आर्टिकल 17 को पढ़ा जा सकता है 63A में, तो 224 की एक क्लॉज को पढ़ते हुए बाकी पूरे 224 और 218 3 को भी इकट्ठा पढ़ा जा सकता है। ये आर्गुमेंट बहुत लंबा हो जाएगा, बेहतर है ये कोर्ट में ही हो जब मुनासिब वक्त हो, लेकिन ये हमारी एक लीगल आर्गुमेंट है पॉलिटिकल पार्टीज की, जो कि आईने पाकिस्तान में जो स्कीम दी गई है उसकी रोशनी में है। बाकी फैसला जो आपने कहा कि अगर बड़ा बेंच बैठ के ये फैसला करता है तो जाहिर है सर आंखों पे, उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बेंच की इम्पार्शियलिटी पे, मैनर पे क्लाउड्स हों, और उस पे इवन अदारे के अंदर से भी बात हो रही हो, जुडिशियल ऑर्डर्स के जरिए कन्वे किया जा रहा हो ओपिनियंस को, तो फिर मेरे ख्याल में इसे अंडर द कारपेट नहीं जाना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है, वो हमारे सरबराह हैं जुडिशियल अदारों के, और मैं बतौर वजीर कानून भी और बतौर पाकिस्तान के शहरी के और एक अदना से वकील के मेरी इस्तदा यही होगी कि वो फुल कोर्ट मीटिंग करें, जो मेरी बार काउंसिल ने आज उन्हें इस्तदा की थी, जो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था, हाउस इन ऑर्डर करें, घर को इकट्ठा करें, मसले को मुस्कुराते चेहरों के साथ आए, और जब तक हाउस इन ऑर्डर नहीं होता, आप कह रहे हैं कि जो हिदायत देने वाले हैं कि सियासी पार्टीज बैठ के मामले को हल करें, वो भी आप कह रहे हैं कि मुमकिन है नहीं। इसलिए नहीं होगा शहजाद साहब कि आप अगर दूसरे की बात नहीं सुन रहे और आप
हुक्मन कह रहे हैं कि आप इकट्ठे बैठ के इस मामले को हल करें, तो उसके लिए आपको एक मॉरल अथॉरिटी भी तो होनी चाहिए ना, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ साथ। जो माहौल बना हुआ है, आप जो मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हैं, मैं एग्जैक्टली वही आपको अर्ज कर रहा हूँ कि इस माहौल में आप खुद यू पुट योरसेल्फ इन शूज ऑफ दोज पॉलिटिकल लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड डिसाइड कि आपका जवाब क्या होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के वजीर कानून आजम नज़ीर तारर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।